हेलो बच्चों, आज का टॉपिक क्लास 10 के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड है, जो केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर को पढ़ाने का मकसद ये है कि ये आपका सबसे बेसिक है केमिस्ट्री का 10th क्लास के लिए। अगर आपको इस चैप्टर की नॉलेज अच्छे से हो गई तभी आप नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट और उससे अगला चैप्टर जो है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल उसे कवर कर पाओगे। अगर ये चैप्टर आपका क्लियर नहीं हुआ तो उन दोनों ही चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी। मीन्स उसके बाद एक और चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, जो कि आपके फाइनल सेशन में आने वाला है, फाइनल बोर्ड एग्जाम में, तो उस समय भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए इस चैप्टर को समझना और पूरी तरह से प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इजी वे में आपको मैं समझाऊं ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाओ और इस चैप्टर को कवर कर लो, ताकि आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन में आपको करना क्या है? इस चैप्टर में सबसे पहला है केमिकल रिएक्शन है क्या। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब हमारे पास जो होता है दो तरह की चेंजिंग आती है। चेंजिंग जो हमारे चारों तरफ होती है वो टू टाइप्स के है, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क ये था कि फिजिकल चेंज में आपको कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में आपको न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। फिजिकल चेंज का मतलब जैसे उस ऑब्जेक्ट का शेप, साइज, कलर, ये सारी चीजें चेंज हो सकती है। केमिकल चेंज का मतलब है कि उसका शेप भी चेंज हो गया, साइज भी चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो गया, साथ ही साथ उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। मीन्स पहले अगर वो सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में था तो हो सकता है अब हमें सॉलिड फॉर्म में मिल गया हो और न्यू सब्सटेंस हो। पहले वाले केमिकल की प्रॉपर्टी और अभी वाले केमिकल की प्रॉपर्टी दोनों ही डिफरेंट हो जाएंगे, तो इसीलिए हम उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, लेकिन इसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो सबसे पहला आपका है केमिकल रिएक्शन। ये होता क्या है? व्हेन टू और मोर substances react and form a new substance with new chemical and physical property जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करेगा, जैसे मान के चलो A प्लस में B, ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, जुड़ के बना दिया C, इन दोनों को बोलेंगे आप रिएक्टेंट और इसे हम बोलेंगे प्रोडक्ट। और ये जरूरी नहीं कि हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिले, हो सकता है हमें दो तीन प्रोडक्ट भी मिल सकता है, कई सारे आगे इक्वेशन में हम देखेंगे। तो रिएक्टेंट का मतलब हुआ जो सब्सटेंस या जो केमिकल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट हो रहा है और न्यू सब्सटेंस जो हमें मिला उसको हम प्रोडक्ट बोल देंगे। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म वाटर। अब आप इन्हें ध्यान से देखो, हाइड्रोजन होता है गैस, ऑक्सीजन भी होता है गैस, और ये जो H2O बना हाइड्रोजन ऑक्साइड ये हो जाता है वाटर, जबकि लिक्विड फॉर्म में होता है। इस हाइड्रोजन को डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, ऑक्सीजन को डायरेक्टली हम कंज्यूम नहीं कर सकते, बस हम सांस लेते हैं। लेकिन ये भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है और ये भी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं वाटर, और ये इन दोनों से एकदम अलग है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, तो इसीलिए हम इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट और इसे बोलेंगे प्रोडक्ट। यानी कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट एंड H2O दैट इज वाटर इज प्रोडक्ट। तो इस सब्सटेंस जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो इस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, कैसे आपको पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ? तो इसे आइडेंटिफाई करने के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन
ऑफ केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट में है चेंज इन स्टेट, मीन्स अगर वो सॉलिड है तो हो सकता है लिक्विड बन जाए, हो सकता है गैस बन जाए। अगर वो लिक्विड में सब्सटेंस रिएक्टेंट तो हो सकता है गैस फॉर्म में कर ले, हो सकता है सॉलिड भी बन जाए, दोनों चीजें बन सकती है। तो इस कंडीशन में जैसे एग्जांपल मैंने दिया चेंज इन स्टेट का मतलब जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये दोनों रिएक्ट होने के बाद बना देता है H2O जो कि है लिक्विड। अभी देखो यहाँ पे इन दोनों का स्टेट था गैसियस फॉर्म और इन दोनों का स्टेट बन गया लिक्विड फॉर्म। तो यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी, नए रासायनिक गुण इसमें आ गए, नए केमिकल बन गए ये, इसीलिए इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो इस कंडीशन में आपका स्टेट चेंज हो गया। दूसरा कंडीशन हो सकता है चेंज इन कलर, जैसे CuSO4 ये होता है ब्लू कलर का, इसमें जो ही आप आयरन का टुकड़ा डालेंगे तो बना देगा FeSO4 प्लस में Cu को डिस्प्लेस कर देगा। अब ये बन गया ग्रीन कलर का। अब आप देखो केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है कि कलर चेंज हो गया, तो हमें लग गया कि हाँ यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर में जैसे आप कैल्शियम ऑक्साइड को, चूना जिसे हम बोलते हैं, जैसे घर की पुताई होती है देहातों में लोग दीवारों पे करते हैं ना, चूने को पानी में मिलाते हैं, उस समय जो ही हम इसमें पानी मिलाते हैं उसी समय ये इसमें से तेज गर्मी निकलती है, वाटर वेपर निकलने लगता है, डालते ही कोई टाइम नहीं लगता, डालते ही गर्मी निकलने लगती है, तो बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस में हीट, बहुत सारा हीट निकलता है। अब यहां देखो ये दोनों पहले था ठंडा, मतलब छूने पे कोल्ड फील करता था, लेकिन जो ही आपने दोनों को मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ हीट रिलीज हुआ जिसमें आप हाथ डाल भी नहीं सकते हो। इनफैक्ट अगर आप एक अंडे को उसमें डाल के छोड़ दो 2 घंटे के लिए तो आपका अंडा भी बॉयल हो जाएगा, इतनी गर्मी पैदा होती है। इसका मतलब ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल। इसके बाद अगला वाला आ सकता है आपका हो गया चेंज इन स्टेट, फिर हो गया चेंज इन कलर, फिर हो गया चेंज इन टेम्परेचर, एक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस, फोर्थ वाला हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, और फिफ्थ वाला हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा। अभी थर्ड में था फॉर्मेशन या इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस मीन्स अगर ये रिएक्ट करेगा, जैसे हमने लिया CaO प्लस में H2O तो टेम्परेचर इसमें आएगा साथ में CaOH का होल ट्वाइस बन के हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। अगर आप इसके सामने जलती हुई माचिस की तीली लाओगे तो पॉप साउंड के साथ ही बुझ जाए, और पॉप साउंड प्रोड्यूस करने का मतलब ही है कि वहां पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल। और भी हो सकता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, पीपीटी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में हम पीपीटी भी बोलते हैं कई जगह। अगर केमिकल रिएक्शन में कंपाउंड के बाद पीपीटी लिखा हो समझ लो कि वो प्रेसिपिटेट, यानी कि वो या तो पानी में ऊपर तैरने लगेगा या पानी के नीचे बैठ जाएगा, वो वाटर में मिक्स नहीं रहेगा। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, मतलब पानी में मिला हुआ है, प्लस में लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट का भी हमने एक्वस लिया, दोनों ही सॉल्ट है। जब दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करोगे तो आपका बनेगा NaCl। ये है कॉमन सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं खाने में, व्हाइट कहता है ना व्हाइट, ये पानी में सॉल्यूबल है तो ये पानी में मिक्स रहेगा, प्लस में बनाएगा। अब देखो Na और Cl आपस में कंबाइन हो गया, बच गया Ba और यहां से बचा SO4 तो बनेगा BaSO4, यही आपका प्रेसिपिटेट होगा। ये तो पानी में मिक्स रहेगा और ये प्रेसिपिटेट आपका जो वाटर सॉल्यूबल नहीं है वो नीचे बैठ जाएगा, फिर आपको लग गया कि हाँ नया सब्सटेंस हमें मिल गया। तो ये 5 पॉइंट्स थे जिससे हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हमारा हुआ या नहीं हुआ। चलिए इसके बाद टॉपिक आती है जब हम रिएक्शन करवा लेते हैं और केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। जैसे आप यहीं पे देखो, यहां पे अगर आप देखो इसमें कैल्शियम यहां पे है 1, यहां भी है 1, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
जो हमने पढ़ा था ना 9th क्लास में, वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के, या जितने पार्टिकल या मॉलिक्यूल या एटम इधर है जिस एलिमेंट के, उतने ही इधर भी होनी चाहिए। तो जैसे कैल्शियम के यहाँ पे है 1, यहाँ भी है 1, रिएक्टेंट में कैल्शियम 1 था तो प्रोडक्ट में भी 1 है, तो ये तो दोनों बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और 1 ये 2, यहाँ पे भी है 2, ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन यहाँ पे है 2 और यहाँ पे कितने हैं, 2 और 2 4, तो ये इक्वल तो नहीं हुआ। इसका मतलब ये इक्वेशन में कुछ कमी है। तो कमी नहीं है, कमी इसमें यह है कि रिएक्शन हमारा सही है, लेकिन इसे बैलेंस करना हमें पड़ेगा ताकि जाके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो कर सके। मींस रिएक्टेंट में जितने पार्टिकल हैं उतने ही पार्टिकल हमें प्रोडक्ट में भी होने चाहिए। तो आइए इसको हम करके देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, तो सबसे पहले जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस रिएक्शन को हम जो लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में, उसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो फिर इस केमिकल इक्वेशन के टाइप, केमिकल इक्वेशन क्या हुआ, when chemical reaction is represented in the form of equation where left side reactant and the right side is product, है ना। लेफ्ट साइड में आपका होगा रिएक्टेंट और लेफ्ट राइट साइड में होगा प्रोडक्ट, तो हम उसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, C प्लस में O2 गिव्स CO2। फिर दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स वाटर, या हाइड्रोजन ऑक्साइड कह लो इसी को, यानी कि H2 प्लस में O2, क्योंकि ये दोनों ही डाइएटॉमिक होते हैं इसलिए 2 2 इसके साथ आता है, H2O। तो ये तो हो गया केमिकल इक्वेशन। रही बात, अभी हमने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये फॉलो दोनों कर रहे हैं नहीं कर रहा, हमें चेक करना होगा। जैसे यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में ये दोनों मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट हमारा सेम है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेंट में जितने हैं उतने ही प्रोडक्ट में भी है। तो ये तो इक्वेशन हमारा बैलेंस्ड है। लेकिन यहां जब आते हैं तो यहां पे देखिए, हाइड्रोजन का यहाँ पे 2 एटम है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम है, ये दोनों रिएक्टेंट के फॉर्म में है, आपस में रिएक्शन किया तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बना है। लेकिन यहां हाइड्रोजन 2 है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में भी 2 है, ये ठीक है। बट ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 ही है। इसका मतलब ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, इसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो बैलेंस्ड इक्वेशन को हमें अनबैलेंस्ड इक्वेशन को हमें बैलेंस्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सामने में इसके फ्रंट में जो हमारे पास सब्सटेंस लिया गया है रिएक्शन के लिए और जो प्रोडक्ट मिला है, उसके फ्रंट में हमें होल नंबर जैसे कि 1 2 3 4 होता है ना नेचुरल नंबर, वो पुट करना होता है, और वो पुट करने से हम दोनों साइड बैलेंस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन 2 है, इसके लिए रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है। ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ 1 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो अब ऑक्सीजन भी 2 हो गया और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो गया। लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4, और यहाँ कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 2 लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो हमारा इक्वेशन था H2 प्लस O2 इक्वल टू H2O, अगर आप 2 एटम हाइड्रोजन ले लें, 2 एटम ऑक्सीजन ले लें, तो आपका 1 मॉलिक्यूल वाटर तो बन जाएगा, लेकिन एक ऑक्सीजन आपका बचा रह जाएगा, तो वो रिएक्शन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे कि 4 आइटम एटम ऑफ हाइड्रोजन के लेंगे, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन का लेंगे, तो हमें मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर।
इन दोनों साइड में आप देखिए बैलेंस हो गया हमारा। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल हम लेके देखते हैं। जैसे हम ले रहे हैं आपके पास Fe2O3 प्लस में एल्यूमिनियम डाला तो बनाएगा Al2O3 प्लस में आयरन अलग हो जाएगा। अब इस जगह पे देखो, दोनों साइड मैच करके देखो आप, यहाँ पे है आयरन, यहां भी है आयरन, एक है लेकिन यहाँ आयरन हमारा 2 है, पहला ही बैलेंस हमारा नहीं हो पाया। ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ऑक्सीजन चलिए बैलेंस्ड है। एल्यूमिनियम 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हम आयरन यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, 2 लगा देते हैं मान के चलिए। अब आयरन तो इक्वल हो गया। ऑक्सीजन कितना है 3, ऑक्सीजन भी 3 है, लेकिन एल्यूमिनियम 2 है, तो अगर हम यहाँ पे एल्यूमिनियम पे 2 लगा दें, अब देखिए तो क्या दोनों साइड बैलेंस है। देखिए हमने क्या किया, पहले था आपका ये था आपका, और ये था, ये आपका रॉ केमिकल रिएक्शन था, केमिकल इक्वेशन भी कह दो इसको। ये था अनबैलेंस, क्या है ये, अनबैलेंस। अब आपको बैलेंस में लिखना है तो Fe2O3 प्लस में 2 एल्यूमिनियम लेंगे तो बनेगा Al2O3 प्लस में 2Fe, यानी कि 2 आयरन, अब यहां भी था 2 आयरन के एटम यहां भी हो गए। उसके बाद 3 ऑक्सीजन के एटम था तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, 2 एल्यूमिनियम तो 2 एल्यूमिनियम, दोनों साइड अब ये बैलेंस हो गए। तो जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसमें निकालोगे, इधर का टोटल मास और यहाँ का टोटल मास, तो आपको सेम आएगा। इसलिए अब ये इक्वेशन आपका सही है, इसको बोलेंगे हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, प्लस में कार्बन से इसका रिएक्शन करा रहे हैं तो बना रहा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस जगह पे आप देखो क्या ये दोनों इक्वल है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में आते हैं, कैल्शियम कितना है 1, कैल्शियम कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1 और ये 2, 3 हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन 3, कार्बन कितने हैं 1, कार्बन कितने हैं 1, तो फिर हमारा इक्वेशन तो बराबर हो गया। इसका मतलब ये पहले से भी बैलेंस्ड है, इसे हम अनबैलेंस नहीं कहेंगे। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं हम लेड नाइट्रेट। अगर आप इसे स्ट्रांगली हीट करोगे तो ये बनाएगा PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। ये हमारे पास 3 प्रोडक्ट आएंगे एक रिएक्टेंट को हीट करने से। तो इस केस में हम मिलाते हैं कि क्या ये तो अनबैलेंस हमारा है, क्योंकि देखो Pb यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 1 2 2 4 5 ही है। इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है, तो हमें अनबैलेंस को बैलेंस करना है। क्या करेंगे हम, एक Pb है तो एक Pb है, ठीक, N 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो नाइट्रोजन 2 हो गया हमारे पास, लेकिन ऑक्सीजन के साथ खेला हो गया। देखिए ऑक्सीजन 3 2 6 है, यहाँ पे यहाँ कितने हो रहे हैं 2 2 4 प्लस में 1 5 प्लस में 2 7 हो गया। ये तो सेम है ही नहीं। हम क्या करेंगे, तो अब क्या करना है, अब करते हैं 2 यहां लगा दो। अगर हम यहाँ पे 2 लगाते हैं, हम इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड ही होता है, हम यहाँ पे 2 लगा के देखते हैं। 2 लगा अगर देते हैं, इसमें नहीं लिख रहा हूं मैं, नीचे लिखूंगा, ये तो अनबैलेंस है ना। PbNO3 होल ट्वाइस, स्ट्रांगली हीट में PbO प्लस में NO2 प्लस में O2। चलिए मैंने क्या कहा, यहां पे 2 लगा रहे हैं तो ना लेड कितने हो गए 2, तो यहां भी 2 लगाना होगा, ठीक है ना। अब नाइट्रोजन कितने हो गए 2 2 4, नाइट्रोजन कितने हो गए 2 2 4, यहाँ पे 1 है तो हमने यहाँ 4 लगा दिया। अब नाइट्रोजन हो गया इक्वल। अब ऑक्सीजन की बारी, 3 2 6 और 6 2 12। अब यहाँ पे आते हैं, ये 2, ये 4 2 8, 8 प्लस 2 10 और प्लस में 2 12, देखा बराबर हो गया ना। ये था अनबैलेंस और ये हो गया बैलेंस। तो आपको ट्रायल एंड एरर मेथड से इसमें यूज करना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैं 1 2 और एग्जांपल दे रहा हूं। एक दो एग्जांपल में जैसे हम लेते हैं FeSO4 को आप जब स्ट्रांगली हीट करोगे, सेम इक्वेशन,
तो Fe2O3 बनेगा, प्लस में SO2 बनेगा, प्लस में SO3 बनेगा। यहां भी आपको 3 कंपाउंड मिल गया प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो ये अनबैलेंस है, देखो Fe 1 है, Fe यहाँ पे 2 है, पहले ही अनबैलेंस है। सल्फर 1 है, यहाँ सल्फर 2 है, तो अनबैलेंस है। हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे 2 लगा लें, देखिए अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, आयरन 2, आयरन 2, सल्फर भी 2 हो गया, देखिए एक यहाँ, सल्फर भी 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 2 जा 8। अब यहाँ मैच करके देखो, 3 2 5 और 3 8, हो गया बैलेंस। सिर्फ यहाँ पे 2 लगा देने से हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सारे बैलेंस इक्वेशन फॉलो करता है, इसलिए ये इक्वेशन करेक्ट होगा। तो जब भी आप केमिकल इक्वेशन कहीं लिखें तो बैलेंस फॉर्म में ही लिखें, अनबैलेंस फॉर्म में ना लिखें, वरना मास कटने के चांसेस आपके हो जाएंगे। तो चलिए, ये टॉपिक उम्मीद है कि आपको बैलेंसिंग और अनबैलेंस इक्वेशन समझ में आ गया कि कैसे बैलेंस करना है हमें। आप प्रैक्टिस करके देखिए, बुक में कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब जो टॉपिक आपका आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वर्ड से ही पता चल रहा है कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल कंपाउंड बना दे तो हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे अभी पीछे हमने पढ़ा था, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, तो 2 अलग अलग सब्सटेंस मिलकर एक बना देते कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे हमने पढ़ा हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन मिलकर वाटर का माला बना दिया तो एक कंपाउंड बना। तो इस टाइप के कॉम्बिनेशन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मतलब व्हेन 2 or more substance combine to form a single compound, तो बोलेंगे कॉम्बिनेशन। जैसे A और B अलग अलग है तो बना दिया C। एग्जाम्पल लेते हैं हम, हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स वाटर, वही इसको बैलेंस करना रहेगा। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में CO2 गिव्स CaCO3, ये पहले से बैलेंस है, ये कहलाएगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बी वाले पार्ट में है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोज कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ठीक ऑपोजिट होता है, उल्टा। इसमें था 2 या 2 से ज्यादा आपस में मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, इसमें है एक कंपाउंड ब्रेक होकर 2 या 2 से ज्यादा न्यू सब्सटेंस बना देता है। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड स्प्लिट अप इनटू 2 और मोर न्यू सब्सटेंसेस। जैसे एग्जांपल में हम दिया, अभी मैंने पीछे बताया था FeSO4 को अगर आप हीट करोगे तो Fe2O3 बना लेगा, प्लस में SO2 बना देगा और प्लस में SO3 भी बना देगा। ऐसे ही कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देगा। यानी कि एक कंपाउंड हीट करने पे हमें 2 और मोर कंपाउंड में आ गया, तो यानी कि स्प्लिट हुआ, टूट गया, इसीलिए हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। तो डीकंपोजिशन होने के लिए कई सारे कैटलिस्ट यूज होते हैं। मीन्स इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें कुछ अदर चीजों की जरूरत पड़ती है, तब जाके ये रिएक्शन होता है। जैसे यहां पर आपने देखा कि इसमें आपको हीट की जरूरत पड़ रही है, यानी कि ये सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएंगे, क्योंकि हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट नहीं मिलेगा तो रिएक्शन नहीं होगा। ऐसे ही कुछ रिएक्शन इसी में डीकंपोजिशन में होता है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से की जाती है। जैसे कॉमन सॉल्ट को अगर आपको सोडियम और क्लोरीन को अलग करना है तो आपको उसके सॉल्यूशन में करंट पास करना होगा, तो आपको सोडियम और क्लोरीन अलग अलग मिलेगी। तो उसमें ही किसकी जरूरत पड़ी, इलेक्ट्रिक करंट की। किसी किसी कंपाउंड का क्या होता है, जो ही आप धूप के कॉन्टेक्ट में लाओगे, सनलाइट में लाओगे, अपने आप स्प्लिट हो जाएगा,
सनलाइट में कांटेक्ट में आते ही, तो उस तरह के रिएक्शन को भी हम सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका मतलब है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन के 3 अलग अलग कैटलिस्ट यूज होंगे, तब जाके रिएक्शन हो सकता है किसी भी एक से। जैसे एग्जाम्पल, टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन। पहला है फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक, फोटो मतलब होता है सनलाइट, यानी कि वैसा केमिकल रिएक्शन जो सनलाइट के कारण होता है। जैसे एग्जाम्पल में है सिल्वर क्लोराइड स्प्लिट ऑफ इनटू सिल्वर, जिसको हम Ag बोलते हैं, एंड क्लोरीन गैस, जिसको हम Cl2 बोलते हैं, व्हेन कॉन्टैक्ट विद सनलाइट। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर आयोडाइड, इन तीनों कंपाउंड को हमेशा डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है। डार्क कलर बॉटल में रखने का मतलब है कि सनलाइट उसमें जाएगी नहीं, जिसके कारण वो स्प्लिट नहीं होगा। ये याद रखिएगा, गिव रीजन में क्वेश्चन आता है कि वाई सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड केप्ट इन डार्क कलर्ड बॉटल या केप्ट अवे फ्रॉम द सनलाइट। तो यही आंसर आएगा आपका। यानी कि अगर AgCl को सनलाइट में लाते ही क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा। ऐसे ही AgBr को सनलाइट में लाते ही सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया हमारा फोटोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन, जो सनलाइट के कारण डीकंपोज होता है। बी पार्ट में आते हैं। बी हमारा है इलेक्ट्रोलिटिक, मींस इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से जो सेपरेट किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक बोल दो या इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दो, एक ही बात है। डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से एक्वस सॉल्यूशन को, मींस वो सॉल्यूशन फॉर्म में होना चाहिए तभी उसमें करंट पास होगा, वरना करंट पास नहीं होगा। तो डीकंपोजिशन ये इलेक्ट्रोलिटिक वाले में है। जैसे हमने लिया NaCl का, आपने एक्वस सॉल्यूशन ले लिया और इस पे हमने करंट पास किया, तो सोडियम आपका अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग। सोडियम हमेशा पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, क्लोरीन हमेशा नेगेटिव आयन फॉर्म करता है। ये जमा हो जाएगा एट एनोड और ये जमा हो जाएगा एट कैथोड, मतलब ये जमा हो जाएगा नेगेटिव आयन पे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, एट कैथोड होगा ये जमा, और ये जमा होगा एनोड पे। ठीक है ना। यानी कि ये नेगेटिव पोल पे जमा हो जाए, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे सोडियम जमा होगा और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे क्लोरीन गैस जमा होगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। तीसरा है थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, थर्मो मतलब होता है गर्म करना, हीट करना। जो पीछे एग्जांपल हमने लिया था PbNO3 का होल ट्रा, इसको अगर आप स्ट्रांगली हीट करो, FeSO4 को आप स्ट्रांगली हीट करो, इन दोनों ही केस में ये बनेगा PbONO2 और प्लस में ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही यहाँ पे बनेगा Fe2O3 प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे हीट यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं थर्मोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसका मतलब डीकंपोजिशन रिएक्शन के हमारे पास 3 टाइप हो गए। पहला हो गया फोटोलिटिक, जो सनलाइट के कारण होता है। दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलिटिक, जो कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट के कारण होता है। तीसरा हो गया थर्मोलिटिक, जो कि हमारा होता है हीट के कारण। ये तीनों ही आपका इंपॉर्टेंट है डीकंपोजिशन रिएक्शन के लिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप में, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट
रिएक्शन डिस्प्लेस करना। जैसे कोई पावरफुल आदमी आके कम पावरफुल कमजोर व्यक्ति को उसकी सीट से हटा देता, उसकी जगह खुद बैठ जाता। जैसे बस वगैरह में जनरली होता है कि आप बैठे हुए हो, कोई ताकतवर आया हटा गया तो जहां से और आपको हटा के उसकी जगह बैठ गया और आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आप कमजोर हो। सेम वे में यहां पे भी होता है कि हाईली रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से, एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट होता है उसमें से हटा के उसकी जगह ले लेता है। जैसे इसका क्या होता है, इन दिस रिएक्शन हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन। मतलब जब आपने, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमने लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड और इसमें हमने सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, ये एक्वस सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम का डाला तो बना देगा NaCl और Ba को धक्के देके मार के भगा देगा। क्यों? क्योंकि Ba यहाँ पे लेस रिएक्टिव है, सोडियम यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, इसलिए हाईली रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को हटा दिया। सेम वे में आगे चलते हैं। जैसे हमने लिया CuSO4 और इसमें आयरन का टुकड़ा डाल तो बना देगा FeSO4 प्लस में Cu। अब यहां पे भी क्या देखा आपने कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो कॉपर इज डिस्प्लेस्ड बाय आयरन, यानी कि आयरन यहाँ पे, लोहा यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, जिसके कारण से कॉपर के जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया, यानी कि विस्थापित कर दिया गया और नया कंपाउंड बनाया FeSO4 और कॉपर बेचारा अकेला मुंह देखता रह गया। आगे चलते हैं, और भी कई सारे एग्जांपल। अगर मैंने यहीं पे ZnSO4 ले लिया और इसमें डाला हमने कॉपर को तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भैया? क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन Zn, यानी कि कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव है। इसका मतलब कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आपकी आई होगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ये। इसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मींस इसमें था कि एक सॉल्ट सॉल्यूशन था, दूसरा मेटल होता था, उसमें क्या है दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन होंगे, बस दोनों में मेटल अपनी जगह को चेंज कर लेगा, यानी कि डबलिंग शिफ्टिंग हो गई यहां पे। तो हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा, टू सॉल्ट सॉल्यूशन हमें लेना है, टू सॉल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट and the metal present in the solution exchange their places। इसमें एक प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाता है, इसलिए हम इसको पीपीटी रिएक्शन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हमने लिया BaCl2 बेरियम क्लोराइड। बेरियम एक लेस रिएक्टिव मेटल होता है। अगर आप इसमें सोडियम सल्फेट को के सॉल्यूशन को मिलाएं तो आपके पास बनेगा NaCl और BaSO4। अब देखिए आप, Na ने इसकी जगह ले ली और Ba ने इसकी जगह ले ली, दोनों ने अपनी जगह को चेंज कर दिया, तो Na तो पानी में मिक्स हो जाएगा, लेकिन ये पानी में मिक्स नहीं होगा, इसलिए पीपीटी बचा, इसलिए हम इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल हैं जिसमें ये इस तरह से मेटल अपनी जगह को चेंज कर लेता है, तो उससे पहचान आ जाएगी कि हाँ इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या नहीं। अब आता है लास्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है, जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का मेन दूसरा नाम है
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिंग ऑक्सीजन। जब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, या रिमूविंग हाइड्रोजन, या किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाए। तीसरा भी होता है जो कि आपको पढ़ना नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। इसको भी हम ऑक्सीडेशन ही कहते हैं, हालांकि ये पढ़ना भी नहीं है आपको, बट मैंने बता दिया है। रिडक्शन क्या होगा? ठीक इसका उल्टा, एडिंग हाइड्रोजन, उल्टा हो जाएगा अब यहां पे, एडिंग हाइड्रोजन। दूसरा हो जाएगा रिमूविंग ऑक्सीजन, और अगर इस केस में आओगे तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम। तो हमारे पास में दो केस आता है, ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का। तो एग्जांपल लेके चलते फिर आपकी समझ में आएगी। जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम पाउडर को, अगर हॉट एल्यूमिनियम पाउडर होता है, Fe2O3 में डालते ही Al2O3 बन जाता है और आयरन अलग हो जाता है। अब यहां पे देखिए क्या केस हुआ, एल्यूमिनियम के पास पहले ऑक्सीजन नहीं था लेकिन अब ऑक्सीजन है। इसका मतलब एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो जब एल्यूमिनियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो इसका क्या हुआ? एडिंग ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। ठीक है। अब एक दूसरे में आते हैं, आयरन ऑक्साइड में यहां पहले ऑक्सीजन था लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीजन इससे रिमूव हुआ। तो मतलब जिससे रिमूव हुआ उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन रिमूविंग। रिमूविंग ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो आपके पास में ऑक्सीडेशन किसका हुआ? एल्यूमिनियम का हुआ। रिडक्शन किसका हुआ? Fe2O3 का हुआ। अब जिस कंपाउंड ने ऑक्सीजन दिया है, यानी कि आयरन ऑक्साइड ने ऑक्सीजन दिया है, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब जिसका रिडक्शन होता है ना, यानी कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास क्या है? Fe2O3, ऑक्सीजन देने वाला। ऐसे ही रिड्यूसिंग एजेंट कौन है हमारे पास? जिसने ऑक्सीजन लिया है, मतलब एल्यूमिनियम में लिया है, इसलिए एल्यूमिनियम इज द रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसे आपको कई सारे एग्जांपल्स आएंगे जहां पे ये इस तरह से आपको एरो से दिखाना रहेगा। और ये चार चीज, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आपको शो करना होगा। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमारे लाइफ में कई जगह होता है। जैसे जो मेटल हम यूज करते हैं, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो या कुछ भी हो, उन सभी में कुछ समय के बाद, ज्यादातर आयरन की बात मैं कह रहा हूं और एल्यूमिनियम की, गोल्ड और सिल्वर लीस्ट रिएक्टिव मेटल में आता है, इसलिए रिएक्शन जल्दी करता नहीं है और खराब भी जल्दी नहीं होता। तो हम आयरन का एग्जाम्पल लेते हैं जो सबसे कॉमन है हमारे लिए, जिसमें कि रस्टिंग सबसे पहले होता है। तो आयरन में क्या होता है कि आयरन में ऑक्सीजन जो हमारे एयर में है उससे रिएक्शन करता है, और मॉइस्चर तो एयर में प्रेजेंट ही होता है, और प्लस हल्की सी वार्मथ, मतलब गर्मी जो हमारे नेचर की है वो, इसके कारण से आयरन जल्दी रिएक्शन कर लेता है ऑक्सीजन और वाटर के प्रेजेंस में, और वहां बना देता है रस्ट। तो ऑक्सीजन आयरन में ऐड हुआ, इसलिए हम उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका मतलब रस्टिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। लेकिन इसमें प्रोसेस में थोड़ी सी गर्मी भी निकलती है। तो कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसमें से हीट रिलीज होता है। तो जिस रिएक्शन को हीट की रिक्वायरमेंट है उसे हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसे हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका मतलब है कि रिडक्स रिएक्शन के बाद हम इन दोनों को भी थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना, तो आपकी समझ में और थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। क्या पढ़ाना है मुझे? एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक एंड
एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब इसमें क्या क्या देखना है? द रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, सबसे कॉमन एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में पूछा भी है कि वाई फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आपका जवाब यहां से मिल जाएगा। फोटोसिंथेसिस में जैसे हम लेते हैं CO2 प्लस में H2O, और क्या क्या चाहिए? सनलाइट एज अ एनर्जी, और साथ में रहता है क्लोरोफिल, तो बनाता है C6H12O6 और प्लस में O2 को रिलीज करता है। इस कंडीशन में अब देखो ध्यान से, सनलाइट की रिक्वायरमेंट हुई ना इस रिएक्शन के लिए, इसलिए हम इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। दूसरा है द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी रिलीज, जैसे रेस्पिरेशन, हम जो सांस लेते हैं, आपने देखा होगा गर्म हवा हमारी बॉडी से बाहर आता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, उसमें एटीपी फॉर्म में एनर्जी निकलती है और वही एनर्जी कुछ हमारी बॉडी से बाहर भी आता है, इसलिए रेस्पिरेशन को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक में रेस्पिरेशन क्या होता है? हम ग्लूकोज लेते हैं, प्लस में ऑक्सीजन भी सांस में लेते हैं, वो सेल में गया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में बना देता है CO2 प्लस में H2O प्लस ATP। अब ये एनर्जी मॉलिक्यूल है, इसीलिए हमारे इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे ही मैंने एक पीछे एक इक्वेशन बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने को अगर आप पानी में डालोगे तो डालते ही वो हीट एनर्जी रिलीज करता है बहुत ज्यादा, इसमें हीट रिलीज हुआ, इसलिए हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अब हम आते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में कहां कहां यूज है। तो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था रस्टिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। पहला है कोरोजन, मतलब मेटल का खराब होना, डैमेजिंग द मेटल सब्सटेंस बाय, किसके द्वारा? एयर, या डैमेजिंग द मेटल सब्सटेंस बाय एयर, मॉइस्चर एंड हीट। ठीक है ना? तो हम इसको बोलते हैं कोरोजन। जैसे एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका डिटेल आप मेटल नॉन मेटल चैप्टर में पढ़ोगे, रस्टिंग ऑफ आयरन का। प्रिवेंटिव कैसे है, बचाव कैसे करोगे आप? पेंटिंग कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। ग्रीसिंग भी कर सकते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या ऑयलिंग। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन, एक उदाहरण गैल्वेनाइजेशन, ये आपको मेटल नॉन मेटल में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूं आपको। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है डिपोजिटिंग ऑफ जिंक ऑक्साइड ऑन द आयरन ऑब्जेक्ट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अगर आप आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर जिंक ऑक्साइड की थिन लेयर डाल दो तो वो हो जाता है गैल्वेनाइज। ऐसे ही एनोडाइजिंग होता है, एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर डाल दो तो हो जाता है एनोडाइजिंग। इससे एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट आपका डैमेज होने से बच जाएगा, लंबे समय तक चलेगी। फिर आगे है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है जो फूड आइटम घर पे हमें बनता है, पकाया जाता है, वो अगर ओपन में रख दीजिए तो कुछ समय के बाद, दो चार घंटे के बाद, जनरली गर्मी में, वो एक अजीब से उसमें से बदबू आने लगेगा और वो खाने लायक नहीं रहेगा। उस प्रोसेस को ही कहा जाता है रेंसिडिटी, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू द एक्शन ऑफ
ऑक्सीजन और बैक्टीरिया कॉल्ड रेंसिडिटी। इससे बचने का क्या उपाय है? एक तो है सॉल्टिंग। आप खाने पीने की चीजों में जो लंबे समय तक चलाना जिसको होता है उसे सॉल्टिंग कर दो। दूसरा है जेली और जैम बना देना, रख देना। जैसे हम फ्रूट के जैम जेली बना के रख लेते लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तीसरा है पिकलिंग, अचार बना के रख देना, है ना। चौथा है एयर टाइट कंटेनर का इस्तेमाल करना, जिसमें आप खाने पीने का जो सामान है 1-2 महीने तक आसानी से इसमें रख सकते हो। दाल है, काजू वगैरह है, ड्राई फ्रूट वगैरह को हम एयर टाइट कंटेनर में ही रखते हैं। बिस्किट है, ताकि वो लंबे समय तक चले। उसके बाद है एक और उपाय है नाइट्रोजन गैस फ्लश करना, नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग। जितने भी आप पैकेज्ड फूड खाते हो, चिप्स है, बर्गर है, इन सब की पैकेज फूड आती है ना, उन पैकेज्ड फूड में यही गैस भरा हुआ होता है। रीजन क्या है नाइट्रोजन गैस डालने का? तो नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस जैसा बिहेव करता है। जो फूड आइटम में ऑयल और फैट यूज किया गया है उसके साथ ये नाइट्रोजन गैस रिएक्ट नहीं करता और फूड को लंबे समय तक फ्रेश बना के रखता है। इसीलिए नाइट्रोजन गैस उसमें फ्लश किया जाता है। जो पैकेट आपका फुला फुला सा दिखता है, खाने पीने के इतना सा सामान उसमें होता है, आपने देखा होगा, वही नाइट्रोजन गैस के कारण ही वो फुला हुआ होता है। जब पैकेट फाड़ते ही उसमें सारा गैस निकल गया, फिर उसे खा लो। अगर आपने पूरा खा लिया तो ठीक, अगर उसने थोड़ा छोड़ दिया, सोचेंगे अब 2-4-5 घंटे बाद खाएंगे, तो 2-4-5 घंटे बाद वो खाने लायक नहीं रहेगा, सिला हुआ मिलेगा, उसका टेस्ट भी आपका अलग हो जाएगा। क्योंकि नाइट्रोजन गैस फूड को फ्रेश रखता है लंबे समय के लिए। तो आज का जो टॉपिक मैंने पूरा चैप्टर आपका ले लिया। कौन सा चैप्टर? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी और मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर अप किया है। मन लगा के आप पढ़ो, मेरी वीडियो देखो और किसी का वीडियो देखो, लेकिन पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के अलावा आपके पास कोई और उपाय नहीं। ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आपका जो ज्ञान है ना, ये ज्ञान, यही ज्ञान आपको आगे जाके एक रास्ता देगा जो जीवन को सही दिशा में रखेगा और आपके आने वाली पीढ़ी को भी एक सही दिशा देगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे तो आप तो कष्ट सहोगे ही सहोगे, आपकी जिंदगी में कमियां हमेशा रहेगी और आने वाली पीढ़ी भी आपको इस दंड से उबर नहीं पाएगी कि काश मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे होते तो आज हम भी पढ़े लिखे या अच्छी जिंदगी जी रहे होते। तो इसीलिए पढ़ो। अभी जो इंसान 4 से 5 घंटे पर डे सेल्फ स्टडी कर लेगा उसकी जिंदगी में आराम ही आराम मिलेगा। और अभी जो 2-4-5 घंटे नहीं कर सकता पढ़ाई, समझ लो कि उसे 12 घंटे की ड्यूटी करने की तैयारी करनी पड़ेगी अभी से ही, कि जो ही वो 20 या 22 साल का होगा, जब परिवार का बोझ उस पर आएगा तो उस समय उसे समझ में आएगा कि काश मैंने पढ़ाई कर ली होती और उस समय 3-4-5 घंटे अपने गुरु की बात मान के कर लिया होता या अपने पेरेंट्स की बात मान के, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो आप लोग सही रास्ते का चुनाव करो, दोस्त कम रखो, फ्रेंड सर्कल कम रखो, मोबाइल से दूरी बना के रखो और जिस समय पढ़ने जाओ मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डाल दो या अपने से दूर मम्मी के हाथ में दे दो, पापा के हाथ में दे दो, बड़े भाई के हाथ में दे दो या अलमीरा में बंद कर दो स्विच ऑफ करके। फिर आप पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मोबाइल ले लो आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। देखो आपकी जिंदगी में हर सिलेबस आपका टाइम टू टाइम पूरा होता रहेगा, प्लस आप दूसरों की नजर में एक अच्छे इंसान बने रहोगे। नहीं तो हर कोई आप पे उंगली उठाएगा, ये देख नालायक है, पढ़ता नहीं है, 24 घंटे मोबाइल में लगा रहता है, ये देख दिन भर गेड़ी मारता फिरता है, गलियों में हारता फिरता है दोस्तों के साथ, वगैरह वगैरह की बातें आती रहेंगी और आपका मजाक उड़ता रहेगा। तो मेरी उम्मीद बातों से आपको कुछ अगर समझ आ रहा हो तो अच्छे रास्ते पे चलना। नमस्ते।